हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हूं शायद अली। सुपर टेट 2020 और ईपीपीसीएस 2020 के लिए सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज़ के 30 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और आज का पहला सवाल देखिए। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो उड़ीसा में जो कोणार्क मंदिर है इसका निर्माण करवाने वाला शासक था नरसिंह देव प्रथम। नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण। दूसरा सवाल इस पे ये बनता है कि उड़ीसा में जो कोणार्क सूर्य मंदिर है ये किस शैली में बना हुआ है? तो ये नागर शैली में बना हुआ है, इसको भी याद रखिएगा, नागर शैली। दो क्वेश्चन हो गए इससे जुड़े हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंकोर वाट विष्णु मंदिर कहाँ पर है? तो पहला सवाल इसमें ये बनता है कि अंकोर वाट का जो मंदिर है ये किस भगवान के लिए समर्पित है या किसका मंदिर है? तो ये भगवान विष्णु का मंदिर है। ठीक है, इस पहला सवाल ये याद रखेंगे। अब पूछा है कि है कहाँ पर ये, तो अंकोर वाट का मंदिर ये कंबोडिया में है। और ये इससे एक सवाल और बनता है जो इम्पोर्टेंट है कि कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का मंदिर जो है विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। तो ऐसे पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा या विशालतम मंदिर कौन सा है? कंबोडिया का जो अंकोर वाट का मंदिर है यानी विष्णु मंदिर विश्व का विशालतम मंदिर है ये। ठीक है, और इसी मंदिर के अंदर जो है, इसी मंदिर की दीवारों पर एक्चुअली जो रामायण और महाभारत की कहानियों को इस पर मूर्तियों के रूप में यहाँ मेंशन किया गया है। ठीक है, तो जो भारत सरकार है इस मंदिर के लिए जो है रिनोवेशन के लिए आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीराबाई जो है इनमें से किसके समकालीन हुई? तो मीराबाई जो है चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थी। चैतन्य महाप्रभु ऑप्शन बी रहेगा। और मीराबाई का जो टाइम पीरियड था वो था 1499 एडी है ये, इससे 1546 एडी। और चैतन्य महाप्रभु जो थे ये कब से कब तक रहे थे? देखिए, चैतन्य महाप्रभु 1486 से लेकर 1533, तो ये चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थी कौन? मीराबाई। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है या किया था? तो बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, तो भारत में मुगल वंश की स्थापना की। तो बाबर ने जो है तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी है। बाबर ने कौन सी भाषा में लिखी? तुर्की भाषा में। तो इसमें तुजु के बाबरी कहा जाता है। इसमें दो हिंदू राज्यों का इसने वर्णन किया है। तुजु के बाबरी में दो हिंदू राज्यों का वर्णन किया है, मेवाड़ और विजयनगर। तो ऑप्शन में एक अवेलेबल है मेवाड़, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, इतिहास का जब कोर्स हम कर रहे थे। हाँ, तो भारत में वो युद्ध कौन सा है जिसने भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना की? तराइन का युद्ध था वो, पानीपत का युद्ध था, प्रथम द्वितीय, ये आपको बताना है। तो भारत में मुस्लिम सत्ता का जो संस्थापक है वो मोहम्मद गोरी को माना जाता है। ठीक है, ये हम डिस्कस कर रहे थे। और दिल्ली पर विजय प्राप्त की थी उसने पृथ्वीराज चौहान से। तराइन के प्रथम युद्ध में तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, तो पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को पराजित करके यहाँ से भगाया था। लेकिन एक साल के बाद जब वो वापस लौटा, तराइन के दूसरे युद्ध में जो 1192 में हुआ था, तराइन का दूसरा युद्ध जो कि 1192 में हुआ था, इस युद्ध में क्या किया? पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। किसने? मोहम्मद गोरी ने। दिल्ली पर अधिकार कर लिया और यहीं से मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई। ठीक है, तो बहुत गौर से इनको क्वेश्चंस को ध्यान रखेंगे क्योंकि कंफ्यूज ना हो आप इसमें। तो तराइन का द्वितीय बैटल था 1192 एडी में। अगर ये पूछे किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में। प्रथम युद्ध भी तराइन का इन दोनों के बीच में ही लड़ा था, लेकिन पृथ्वीराज इसमें पहले में हार गए थे। और पृथ्वीराज ने गोरी को पहले में हरा दिया था, लेकिन दूसरे में पृथ्वीराज खुद हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व वहां अध्ययन किया था? इसमें से कौन था वो? तो वेनसांग, तो चीनी यात्री था ये वेनसांग। नालंदा विश्वविद्यालय से 18 महीने तक यहाँ रहकर इसने जो है स्टडी की थी। और नेक्स्ट चलें, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? सॉरी, तो मोहम्मद हुसैन जो थे अकबर के दरबार में सबसे अच्छे सुलेखक थे ये। मोहम्मद हुसैन कश्मीरी था इनका पूरा नाम। तो उसको जो है जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी। नेक्स्ट चलें, अगर एक और क्वेश्चन पूछ लेगा कि अकबर ने किस श्रेष्ठ चित्रकार को शीरी कलम की उपाधि दी? तो अकबर ने के जो श्रेष्ठ चित्रकार हुआ करते थे अब्दुल समद, ये जो है अब्दुल समद अगर लिखें इसको, ठीक है, अब्दुल समद को इन्होंने दी थी किसकी उपाधि? शीरी कलम की।
या मधुर लेखनी की? तो ये भी आप याद रख सकते हैं, एडिशनल क्वेश्चन है। जरी कलम की दी थी मोहम्मद हुसैन को, और शीरी कलम की दी थी किसको? अब्दुल समद को, चित्रकार थे। नेक्स्ट चलें, दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो दक्षिण भारत में बहमनी राज्य की स्थापना करने वाले कौन थे? हसन गंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1347 ईस्वी में, 1347 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करता था? तो अष्टप्रधान मंत्रिमंडल शिवाजी के राज्य प्रबंधन में सहायता करता था। अष्टप्रधान का मतलब होता है 8 मंत्रियों का समूह, तो 8 योग्य अधिकारियों का समूह था जिसे अष्टप्रधान कहते थे शिवाजी के राज्य में। और इसमें जो पेशवा होता था, पेशवा, उसको बोला जाता था प्रधानमंत्री। नेक्स्ट चलें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिवाजी। तो 8 के नाम जैसे अमात्य है, हमने डिस्कस किया था इसको, अमात्य है, वाक्यान्वीस है, शुरूनिवीस है, सुमंत है, सरे नौबत है, पंडित राव है, न्यायाधीश हैं। इस तरह के 8 थे। और पेशवा, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो थे अलाउद्दीन खिलजी। तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी समेत दिल्ली के 6 सुल्तानों के राज्यकाल के या उनके समकालीन रहे। हमने डिस्कस किया था उस समय भी कि इनमें से कौन से कवि थे जो सबसे ज़्यादा शासकों के शासनकाल देखे हैं जिसने, तो ये अमीर खुसरो ही है। तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी सहित दिल्ली सल्तनत के 6 सुल्तानों के समकालीन थे ये। 1253, इनके बारे में हमने लिखवाया था आपको, एटा में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो भारत के प्रथम मुस्लिम लेखक थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का तथा भारतीय अलंकार इन सब का इस्तेमाल किया था। एंड नेक्स्ट चलेंगे, कर्नाटक युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया था? कर्नाटक युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया था? तो 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो आंग्ल फ्रांसीसी थे, इसमें देखिए अंग्रेज और ऑप्शन है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट चलें, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसको चुना गया था? देखिए ऑप्शन डी है जो विनोबा भावे हैं। कांग्रेस कार्यकारिणी ने 11 अक्टूबर को क्या किया था? एक व्यक्तिगत सत्याग्रह करने का निश्चय लिया, और 17 अक्टूबर 1940 को इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू किया गया था। और पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही पूछे तो जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट चलेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, कहाँ पर हुई थी? 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुई थी। ढाका में, जो ढाका में कौन थे? नवाब वकार उल मुल्क की अध्यक्षता में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको पूछ ले, मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन दिसंबर 1908 में अमृतसर में हुआ था, और पहले मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता सर सैयद इमाम ने की थी। और इस अधिवेशन में आगा खां को स्थायी अध्यक्ष भी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है? तो ये है आनंद मठ। तो इसको लिखा किसने, ये भी पूछ लेता है आपसे क्वेश्चन में। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है आनंद मठ को, जो बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है। तो एक एक क्वेश्चन से संबंधित कई क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अगला सवाल देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो पहला सवाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हमने डिस्कस किया था इसको डिटेल में। पहला सवाल ये बनता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या आईएनसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 28 दिसंबर 1885। यह वर्ष पूछता है, इसका वर्ष ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1885 को हुई थी। कहाँ पर? बम्बई में हुई थी। बम्बई में ग्वालियर टैंक स्थित में, बम्बई में जो ग्वालियर टैंक है वहाँ पर स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी, जिसके अध्यक्षता की थी किसने? पहले ही प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, WC बनर्जी ने। लेकिन सवाल क्या पूछा है? सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। तो वो एडिशनल क्वेश्चन थे जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं आपको। तो पहला अधिवेशन इसका 1885 में बम्बई में हुआ, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। दूसरा हुआ 1886 में कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी थे इसके दूसरे अध्यक्ष। और 1887 में हुआ था मद्रास में, जिसमें बदरुद्दीन तैयब जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। यानी तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? बदरुद्दीन तैयब जी ने। एडिशनल क्वेश्चंस बन सकते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आप कर लोगे, बहुत सिंपल है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था।
तो मोहम्मद इकबाल ने अपनी किताब है उनकी बंगे दरी में पहली बार इनकलाब शब्द का प्रयोग किया था। देखिए दोनों ही ऑप्शंस आपके क्वेश्चन में हैं कि मोहम्मद इकबाल ने जो किताब लिखी थी बंगे दरी में पहली बार इनकलाब शब्द का इस्तेमाल किया और इस नारे को भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद कहकर बहुत लोकप्रिय बनाया था। तो भगत सिंह इसका आंसर सही है बिल्कुल एकदम। एंड अगले क्वेश्चन की तरफ चलें अपने। 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया था, किस घटना के कारण लिया था? तो ये ऑप्शन है चोरा चोरी हिंसा के कारण इसको वापस लिया था 1922 में जो सत्याग्रह आंदोलन किया था। एंड नेक्स्ट चलें। तो इसमें हुआ क्या था, चोरा चोरी में हम वैसे डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी। अगला देखें, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? तो देखिए सुभाष चंद्र बोस, आंसर सुभाष चंद्र बोस। ये सब कर चुके हैं हम इतिहास के अपने कोर्स में। देखिए पीडीएफ्स वगैरह हैं जो हमारे कोर्सेज की, इतिहास की बहुत सारे पीडीएफ हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट है, मॉक टेस्ट वगैरह, वो टेलीग्राम चैनल पर है हमारे, वहाँ से कर सकते हैं, टारगेट सरकारी नौकरी के टेलीग्राम चैनल से। तो गांधी जी के लिए राष्ट्रपिता का संबोधन प्रथम बार किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया। और ये कब किया था? देखो 6 जुलाई 1944 में क्या हुआ था, 1944 में जो सुभाष चंद्र बोस थे, आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते समय गांधी जी को इन्होंने संबोधित किया था कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है, राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हमें जो है आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहिए या हम चाहते हैं। तो इस तरह से संबोधित किया था। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला सवाल बनेगा, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी सही है। सवाल आता है कि आर्य समाज का संस्थापक कौन? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज आंदोलन का प्रचार प्रसार जो है इन्हीं इन्हीं के अंडर हुआ था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है एक्चुअली वैदिक परंपरा में जो है, वैदिक लिटरेचर में बहुत यकीन रखते थे और इन्होंने ही कहा था कि पुनः वेदों की ओर लौटो। बैक टू दी वेदास का नारा किसने दिया था? सवाल ये भी बनता है, बैक टू दी वेदास ये किसका था? स्वामी दयानंद सरस्वती का। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो आंतरिक दोहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था ये। एंड नेक्स्ट चलें, सूची 1 और सूची 2 आपके सामने है। इसमें लॉर्ड डलहौजी एक तरफ है, विलियम बेंटिक इधर, इधर क्या दे रखे हैं? वायसराय दे रखे हैं, और इधर इन्होंने जो काम किए थे। तो आपको इसमें से बताना है, मैच करना है। तो इसका ऑप्शन ए आप चेक करेंगे, DABC, यानी लॉर्ड डलहौजी के समय में व्यपहरण सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया गया था, और लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में सती प्रथा का निर्देश हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए। लॉर्ड रिपन नहीं है, रिपन है ये। इसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्वायत्त शासन, ठीक है, पंचायती राज का एक तरीके से एस्टैब्लिशमेंट। लॉर्ड कर्जन के समय में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन 1905 में। ऐसे मैच कर लेंगे। भारत में अगला है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। तो भारत में हमारी यूनियन टेरिटरीज की बात करता है ये, ठीक है। संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके नाम पर होता है? तो भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 239 है, हमने करवाया थे, 239 के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र जो यूनियन टेरिटरीज, उनका जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। लेकिन जिसे वो अपने द्वारा नियुक्त और अपने मतलब स्वयं के पदनाम देकर किसी व्यक्ति यानी प्रशासक के माध्यम से उस राज्य में उस यूनियन टेरिटरी में उसको अपॉइंट करता है। तो ये किसके द्वारा होगा? आंसर में आप देख लीजिएगा इसको। तो इसका आंसर तो होगा क्या? राष्ट्रपति के द्वारा ही होगा, प्रशासन होता है। नेक्स्ट देखिए, भारत के मुख्य विधि परामर्शदाता इनमें से कौन है? तो भारत के, तो ये है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता रखता है, वो किसी भी व्यक्ति, अगर ऐसी योग्यता है तो राष्ट्रपति उसको भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो ये 6 दिसंबर 1900 इसमें यहाँ ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है सही वाला। आप जो है इसका आंसर करके बताएंगे मुझे कमेंट में, ठीक है। ये क्वेश्चन करवाया है कि संविधान सभा की स्थापना की गई, बहुत सिंपल है। इसमें से ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो अलग से लिख सकते हैं जिनको ऐसा लगता है, ठीक है। अगर इसमें से है तो इसमें का ही बताएंगे आप लोग। ये सिंपल क्वेश्चन है सारे के सारे जो संविधान के, हमने भारत का संविधान सभा को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मैंने पढ़ाया था, नोट्स में चेक कीजिए, उसमें होगा।
भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। और इसमें जो है VN राव द्वारा तैयार किया गया था संविधान का प्रारूप। उस पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 कब बनाई गई थी? 29 अगस्त 1947 को बनाई गई थी प्रारूप समिति, जिसके टोटल 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी है ये। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया था, कब सम्मिलित किया गया था, किसके थ्रू? देखिए मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसमें संविधान में भाग 4 का ऐड किया गया था, पार्ट 4A ऐड किया गया था, इसको याद रखिएगा। और इसमें अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया था, आर्टिकल पूरा 51 का, जिसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताई गई थी, 10 मौलिक कर्तव्य। लेकिन फिलहाल कितनी है? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। जब ये आया था तो 10 थी। एक वर्ष में कितनी बार संसद की बैठकें होना ज़रूरी है? तो ये ऐसे ही पूछेगा, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो ये 2 बार है। बहुत आता है क्वेश्चन, भी आपको पता ही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? यानी ये पूछ रहा है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा सीटें सबसे ज़्यादा होती हैं। तो इसका आंसर आप करेंगे उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है, लोकसभा सदस्यों की संख्या यूपी में कितनी है? लोकसभा में याद रखिएगा 80 है। दूसरा, अगर राज्यसभा में पूछे तो राज्यसभा में इसमें कितनी है? राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 31 है। ठीक, तो सवाल ये बनता है, 2 सवाल तो ये हो गए कि भारत में सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, 80 हैं। ये भारत में सबसे अधिक राज्यसभा सीटों वाला राज्य है, वो भी उत्तर प्रदेश है, 31 राज्यसभा सीटें हैं इसमें। एक और ऐसे पूछेगा, भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं? तो भी यूपी ही होगा। विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में इसकी कितनी है? 404 सीटें हैं, 403 डायरेक्टली इलेक्टेड है और एक जो है एंग्लो इंडियन है इसमें। ठीक है, आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, NAFED संबंधित है किससे? चलिए, इसका तो फुल फॉर्म आप जो है मुझे कमेंट में लिखेंगे, लेकिन इसको हिंदी में बता दे रहा हूँ फिर भी मैं। इसको बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि सरकारी विपणन संघ। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि सरकारी विपणन संघ। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप कमेंट में लिखेंगे ताकि आपको याद रहेगा ये। तो ये किससे संबंधित है? कृषि विपणन से संबंधित है ये। तो ये संस्था जो है अखिल भारतीय स्तर पर, ऑल इंडिया लेवल पर क्या है, आलू, प्याज, दाल, लाल मिर्च, ये अदरक वगैरह, इनका जो अंतर्राज्यीय व्यापार है और निर्यात है उसमें जो है ये कंट्रीब्यूट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्चतम लवणता पाई जाती है, हाईएस्ट या हाई सैलिनिटी, लवणता खारापन होता है इसका मतलब, ये लवणता कहाँ पाई जाती है? तो टर्की की जो लेक वॉन झील है विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील है ये। इसकी लवणता 338% है। दूसरे नंबर पे आती है डेड सी। ठीक है, ये सेकंड नंबर पे आती है, पहले नंबर पे लेक वॉन झील है, इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन समुद्री धारा, इसमें आप ऐड कर लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी शीत यानी ठंडी समुद्री धारा है? इसमें से कौन सी है? तो देखिए, जो हम्बोल्ट समुद्री धारा है ना, हम्बोल्ट समुद्री धारा प्रशांत महासागर में है ये शीत समुद्री धारा है, जबकि बाकी जो उसमें दे रखी हैं वो सारी उष्ण है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन है? ये एक्चुअली इसको करेक्ट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? तो अक्साई चीन काराकोरम श्रेणी का भाग है ये, ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अगले यहाँ डैम पर क्वेश्चन है और नदी, इधर डैम दे रखे हैं और इधर नदियाँ दे रखी हैं, इसको आपको मैच करना है। तो जो भाखड़ा नागल डैम है वो किस नदी पर बना हुआ है? सतलज पर है। हीराकुंड डैम किस पर बना हुआ है? महानदी पर है। इडुक्की डैम किस पर बना हुआ है? इडुक्की डैम देखिए, इडुक्की डैम किस पर बना हुआ है? पेरियार रिवर पर है। पेरियार रिवर कहाँ? केरला में है। नागार्जुन सागर डैम किस पर रहा अभी? कृष्णा रिवर पर। तो इसको मैच कर लेंगे आप इस तरह से। एंड अगला सवाल देखें, चलिए इस मॉक टेस्ट का ये आखिरी सवाल लेते हैं क्योंकि इसमें लंबा हो जाएगा, फिर सेकंड वाले में कर लेंगे, अभी दूसरा वाला भी मॉक टेस्ट, इसका अगला वाला भी आज ही करेंगे। तो किस खेल से संबंधित है रोवर्स कप? रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित खेल है ये। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। तो अगर पूछे
इससे जो फुटबॉल है, फुटबॉल से संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय नहीं, जो राष्ट्रीय स्तर की ट्रॉफियाँ होती कौन कौन सी होती हैं फुटबॉल से संबंधित? रोवर्स कप संबंधित है किससे? फुटबॉल से। तो कि संतोष ट्रॉफी है, डूरंड कप है, फेडरेशन कप है, सुब्रत कप है, कलिंग कप है, ये सब क्या है? फुटबॉल से संबंधित है। चलिए इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस को रहने देते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर भी। थैंक यू सो मच।